हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ रियल नंबर्स, और ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। लास्ट स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है, जिसमें नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, इंटीजर टाइप नंबर्स, ये सारा स्टडी आपने किया हुआ था। तो उसी के रिलेटेड आज नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, इट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो देर इज अ यूक्लिड मैथमेटिशियन who innovate this thing, Euclid division lemma. Now what is the use of Euclid division lemma? First of all we have to identify कि Euclid division lemma क्या होगा। चलिए उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कि given that Euclid division lemma क्या कहता है कि the positive integers a and b there exist a unique integers qr which are satisfying a equals to bq plus r, where r lie between is smaller than or greater than or equals to 0 but less than equals to b। तो यहाँ पे मुझे बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो याद रखना पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए आपको दो अलग अलग इंटीजर्स, ये भी पॉजिटिव रहते हैं, q एंड r मिलेंगे ताकि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो सके दैट a इक्वल्स टू रिटर्न एज बी क्यू प्लस आर, वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट स्मॉलर देन b। तो ये क्या कहना चाह रहा है उसे हम सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। सो दैट इज दैट इन ईच केस when we have a and the positive integer b which divides a and leaves the remainder r that is smaller than b। तो यहाँ पे अगर मैं किसी इंटीजर b को इंटीजर a को b से डिवाइड करूंगा तो मुझे q मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माई कोशेंट, एंड लीव्स द रिमाइंडर r विच इज स्मॉलर देन b, जो b से स्मॉलर ही होना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा। So what is the use of this? So in order to get feel from the what is Euclid's division lemma, consider the following examples। तो what is the Euclid division lemma, उसके लिए हम थोड़े से इंटीजर्स लेते हैं। पहला इंटीजर मैं ले रहा हूँ 17 and 6। इसके अंदर जो पहला नंबर होगा उसे हमेशा a लेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा a और ये मेरा क्या हो जाएगा b। मतलब मुझे क्या करना होगा, 17 को डिवाइड करना होगा 6 से। चलिए डिवाइड करते हैं, कुछ रिमाइंडर भी छूटेगा, तो 17 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 और रिमाइंडर क्या होगा 5। तो मतलब ये आपका क्या हो गया q और ये आपके लिए क्या बन गया रिमाइंडर r। तो अगर मुझे इसे रिलेशन में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ कि दैट 17 इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 6 इंटू 2 प्लस आर मतलब 5। एक और पैर ले लेते हैं समझने के लिए, इसके लिए कि एक और पैर लेंगे, तो इस केस में मैं लिख देता हूँ 20 and 4। चलिए 20 में मैंने कहा था ये क्या होगा, पहला नंबर हमेशा a लेना है, सेकंड नंबर आप लेंगे b। चलिए 20 को 20 को 4 से डिवाइड करते हैं, सो 4 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका क्वोशेंट q और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा रिमाइंडर r। सो अगेन इसे मैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 प्लस 0। एक और ऐसा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा अलग से इस बार लेंगे तो कि हमें पता चले कैसे होगा, ये तो थोड़ा इजी हो गया। नेक्स्ट नंबर इज 5 and 12। चलिए अब दिक्कत क्या हो गई, पहली बार में पहला नंबर हमेशा बड़ा था, तो यहाँ पे पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर b क्या हो गया बड़ा नंबर हो गया। अब मुझे इसे डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइड बाई 5 तो 5। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, 0 से क्यों मल्टीप्लाई, उसका रीज़न है कि q एंड r क्या होने चाहिए इंटीजर्स टाइप, मतलब फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अब 12 बाई 5 करेंगे तो ये तो डेसिमल चला जाएगा, मतलब नॉन फ्रैक्शन फॉर्म मिलेगा, इंटीजर्स नहीं मिलेगा, पर मुझे वो नंबर मिल जाएगा। कौन सा नंबर मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो रैशनल नंबर नहीं चाहिए मुझे, इंटीजर चाहिए, इसलिए मैंने उसे 0 से मल्टीप्लाई किया है। तो रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो अगेन ये आपका क्या बन गया क्वोशेंट q और ये आपके लिए बन गया रिमाइंडर r। तो अगर मुझे इसे वापस लिखना है 5 को 12 के फॉर्मेट में, सो आई कैन से 5 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। तो ये 3 केस में आपने देखा क्या कि दैट q और r कैन बी 0 बट बोथ
टुगेदर नेवर विल बी जीरो। दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे, बट अलग अलग। देखिए जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर जीरो हो गया और यहाँ पे क्या जीरो हो गया, क्वोशंट जीरो हो गया, सो दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। चलिए तो अब यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, नेमिंग आपको पता ही है, जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है कि इंटीजर्स क्यू एंड आर इज कॉल्ड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो 17 को क्या कहूँगा, जिसे मैंने डिवाइड किया है, इट इज डिविडेंड। 6 क्या हो जाएगा मेरा डिवाइजर, जो डिवाइड हो, जिस नंबर को डिवाइड करना है इट इज कॉल्ड डिविडेंड, एंड जो नंबर डिवाइड कर रहा है इट इज कॉल्ड डिवाइजर, एंड q विल बी द कॉल्ड क्वोशंट एंड r इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपको इसमें याद रखना होगा कि इसको हम किस तरीके से बुलाएंगे। चलिए तो हमें तो पता चल गया कि यूक्लिड डिवीजन का मतलब कैसा है, क्यों लिखना है, कैसे लिखना है, बट यूज क्या है इसका, हमें क्या यूज करना है इसके लिए, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेम एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द दिस लेमा। तो मुझे जो काम है वो लेमा का नहीं, बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का काम है, बट वो डिपेंड करेगा इस लेमा डिवीजन मेथड पे। पर क्यों काम आता है ये, सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, और यू कैन से HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इट मीन्स कि ये एल्गोरिदम काम कहाँ आता है मुझे, कि मुझे अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है और अगर उसका HCF कैलकुलेट करना है तो मुझे ये एल्गोरिदम काम आएगा। तो वो एल्गोरिदम कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा। सो लेट अस सी हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स थ्रू द एग्जांपल फर्स्ट। सो suppose we have to find HCF of the integers 455 and 42। suppose मेरे पास दो नंबर्स हैं 455 and 42 जिसका मुझे HCF कैलकुलेट करना है। तो हमेशा आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल सबसे पहले कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसे आपको A लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर को आपको क्या लेना है, B। तो ये रूल आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट नंबर इज ऑलवेज कॉल्ड A एंड स्मॉलेस्ट विल कॉल्ड B। चलिए तो अब क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए लेमा में क्या होता है, मुझे ए को बी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो उसके लिए देखिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मेरा जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा 455, और मेरा जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा 42। मुझे ए से बी को डिवाइड करना है, सॉरी बी को ए को बी से डिवाइड करना है। चलिए तो डिवीजन करते हैं। सो 42 डिवाइड बाई 445, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 35। तो मतलब आपका क्यू क्या हो गया 10 और R क्या हो गया 35। तो इसे लिखेंगे कैसे, सो देयरफॉर A इज 445, BQ मतलब 42 इंटू 10 प्लस R विच इज इक्वल टू 35। समझ में आया कैसे करेंगे, बट अभी भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा कि HCF क्या होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, नाउ कंसिडर डिवाइजर 42 एंड द रिमाइंडर 35। अब मेरा जो डिवाइजर है 42 उसे मैं डिविडेंड बनाऊंगा और जो रिमाइंडर है उसे मैं डिवाइजर बनाऊंगा। एंड उस केस के बाद अगेन मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग द डिवीजन लेमा। तो अब मैं जो करूंगा कि मैंने डिवाइजर को बना दिया डिविडेंड विच इज इक्वल टू 42 और रिमाइंडर को बना दिया मैंने डिवाइजर विच इज इक्वल टू 35। तो क्या होगा देखिए, अब अगेन डिवाइड करूंगा 35 42 को, तो 35 1 जा 35 और 7 क्या होगा रिमाइंडर। सो यहाँ पे क्वोशंट क्या हो गया आपके लिए 1 और आर रिमाइंडर क्या हो गया 7। बी ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो आप लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू बी क्यू मतलब 35 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7। अभी भी मुझे लग नहीं रहा कि मुझे HCF यहाँ पे मिल सकता है, तो अगेन मैं क्या करूंगा, नाउ अगेन कंसिडर द डिवाइजर 35 एंड द रिमाइंडर 7। सेम प्रोसेस के डिवाइजर को अब मैं बना दूंगा डिविडेंड, रिमाइंडर को मैं बना दूंगा डिवाइजर। तो अगेन लास्ट स्टेप में एंड अगेन अप्लाइंग द लेमा डिवीजन। तो अगेन मैंने क्या किया, डिवाइजर बन गया डिविडेंड 35 और रिमाइंडर बन गया डिवाइजर 7। अब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है 7 5 35, सो रिमाइंडर क्या हो गया 0। सो 35 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स प्लस 0। तो अब जाके मैं यहां पे रुक जाऊंगा। रीजन, नोटिस दैट द रिमाइंडर इज बिकम 0 एंड वी कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर। मतलब ये प्रोसेस मुझे तब तक करती रहनी होगी जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता।
देखिए ये पहली बार क्या 35 आया, 0 नहीं हुआ तो वापस प्रोसेस अप्लाई किया, क्या किया, डिवाइजर को बना दिया डिविडेंड, रिमाइंडर को बना दिया डिवाइजर। फिर किया, नहीं हुआ, वापस सेम प्रोसेस किया कि डिवाइजर को बना दिया डिविडेंड, रिमाइंडर को बना दिया डिवाइजर। और अगर 0 आ गया तो मुझे अब आगे बढ़ना नहीं है। अब 0 आने के बाद मेरा एचसीएफ तो कैलकुलेट करना बाकी है, अभी तो मैंने सिर्फ रिमाइंडर 0 बनाया है। तो वी क्लेम दैट द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज द डिवाइजर एट दिस स्टेज। मतलब इस स्टेज में, मतलब कि जब मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इस केस में जो मेरा डिवाइजर, मतलब इस केस में डिवाइजर क्या था मेरा 7, दैट विल बिकम माई एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स। समझ में आया आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो ये एक प्रोसेस है जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम या लेमा को यूज करके आप किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो देखेंगे इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखना है। सो लेट अस स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्लियरली। कैसे करना है सबसे पहले? सो टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी विथ सी इज ग्रेटर देन डी, फॉलो द स्टेप्स बिलो। तो सपोज मेरे पास दो नंबर है सी एंड डी, उसका मुझे एचसीएफ कैलकुलेट करना है जिसमें सी इज लार्जर देन डी लेना है हमेशा, मतलब ग्रेटर नंबर को पहले लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू सी एंड डी so that we will obtain whole numbers q and r such that c is equals to dq plus r। मैंने कहा था c को d से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मिलेगा, where r again greater than 0 and less than d। अब यहाँ पे क्या होगा, दो स्टेप में क्वेश्चन बच जाएगा, स्टेप तो एक ही होगा पर दो पार्ट में बचेगा। सपोज के रिमाइंडर 0 हो गया, देन द डिवाइजर, मैंने कहा था इट्स एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ सो अप्लाई डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। तो मैंने क्या कहा था आपको बताया वैसे कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो जो डिवाइजर होगा दैट इज योर एचसीएफ ऑफ द सी एंड डी। बट अगर नहीं हुआ तो डी जो आपका डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा आपका डिवाइजर। और उसके बाद स्टेप नंबर 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। ये प्रोसेस मुझे तब तक करती रहनी होगी जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। And divisor at this stage will be the required HCF of two numbers। अब ये क्यों पॉसिबल होता है कि जब भी आप ऐसा करोगे कि दैट दिस एल्गोरिथम वर्क्स बिकॉज द HCF ऑफ सी एंड डी एंड HCF ऑफ डी आर हमेशा क्या होता है, सेम ही मिलता है। अब जो डिवाइजर और रिमाइंडर फाइंड करते हैं ना, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही रहता है, इसकी वजह से ये प्रोसेस हमेशा वैलिड रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आप ये क्यों अप्लाई करना है। चलिए तो अब इसके लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इस मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके लिए। तो मेरा एग्जांपल रहेगा एग्जांपल नंबर 1, यूज द यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। सो 4052 एंड 12576। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लार्जर नंबर कहाँ होगा, यहाँ पे 12576, स्मॉलर नंबर होगा, मतलब ये मेरा A हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा B। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टेप नंबर 1, सिंस 12576 इज ग्रेटर देन 4052 सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू दिस टू नंबर्स। चलो तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 12576 को डिवाइड करना होगा 4052 से। अब जब भी आप नंबर फाइंड करते हो तो सबसे पहले देखोगे कि नियरेस्ट 4 3 12 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 के नियरेस्ट नहीं नंबर आपको मिलेगा। तो सबसे पहला एल्गोरिथम आपको मिलेगा 12576 इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। चलिए अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हुआ, रिमाइंडर देख रहे हैं कि 0 नहीं हुआ है, तो अगेन 4052 को बना देंगे डिवाइजर, 420 को बना देंगे डिविडेंड। सो देयरफॉर स्टेप नंबर 2, नाउ सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 420 इज नॉट इक्वल टू 0 सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 4052 एंड 420। चलिए वापस करेंगे। सो 4052 इंटू 4 इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272 बन जाएगा। अगेन आप चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 हुआ नहीं हुआ, फिर से प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट प्रोसेस विल बी अप्लाइड ऑन स्टेप नंबर 3, वी कंसिडर द न्यू डिवाइजर 420 एंड द न्यू रिमाइंडर इज 272 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा। चलिए तो अब मुझे 420 को 272 के फॉर्मेट में लिखना होगा।
So 420 can be written as 272 into 1 plus 148. चलिए अगेन अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, देखिए 148 है, तो अब मैं नंबर कंसिडर करूंगा 272 और 48. चलिए करना कैसे होगा, देखो ऐसा स्टेप करो, याद रखो कि इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, फिर देखो डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आएगा. अगर नहीं आ रहा 0 तो वापस इसको मैंने इस प्लेस पे रख दिया, इसको इस प्लेस पे रख दिया, तो ये नंबर मिल जाएगा. तो इस तरीके से ये एरो डायग्राम बनता है. नाउ वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 272 एंड न्यू रिमाइंडर 148. तो 272 कैन बी रिटन एज 148 इंटू 1 प्लस 124. अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब मैं कौन सा नंबर लूंगा, 148 एंड 124. चलिए अगेन लेते हैं. सो अगेन वी कंसीडर द न्यू डिवाइजर 148 and the new remainder 124. So now again 148 can be written as 124 plus into 1 plus 24. Again अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, so now we consider the new divisor 124 and the new remainder 24. So now you can write 124 is equals to 24 into 5 plus 4. Again अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, so again we consider the new divisor 24 and the new remainder 4. अगेन हम लिखेंगे तो मिलेगा 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0. हाँ अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या हो गया 0. तो मैंने कहा था जिस स्टेप में 0 हो जाता है तो उसका जो डिवाइजर होता है, तो मेरा डिवाइजर क्या है यहाँ पे 4 विल बी माई HCF. सो देयरफॉर यू कैन से द रिमाइंडर हैज नाउ बी 0. देयरफॉर the HCF of 12576 and 4052 is 4. तो इस तरीके से मैं इस तरीके यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज कर सकता हूं टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स. तो इस तरीके से आपको ये पूरा फाइंड करना रहेगा. आपको पता है आप कैसे करेंगे, प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग है पर आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालते रहना होगा. तो हो जाएगा ये प्रोसेस. आप कैसे करेंगे इसके लिए, दिस इज द फर्स्ट मेथड जो आपको याद रखनी है. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. अभी एक और एग्जाम्पल की ओर जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2. शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट इज एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन अ फॉर्म ऑफ 2q plus 1 वेयर q इज अ सम इंटीजर. तो मुझे शो करना है कि अगर मुझे किसी इवन इंटीजर को लिखना है तो वो हमेशा 2q का फॉर्मेट होगा जहाँ पे q भी एक इंटीजर फॉर्म में होगा, और अगर मुझे पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखना है तो वो हमेशा 2q plus 1 के फॉर्मेट में होगा. मतलब मल्टीपल किसका है, 2q का है. देखो दोनों में, तो इस केस में क्या 2q कब मिलेगा, a प्लस बी क्यू. b मतलब b की जगह पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. तो इसके सोल्यूशन में क्या करता हूँ, लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b विल बी 2. मैंने bq लाने के लिए मुझे b इक्वल टू क्या लेना होगा 2. सो अगर मैं b इक्वल टू 2 लेता हूं तो एंड फॉर बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इक्वल टू 2q प्लस r हो जाएगा फॉर सम इंटीजर्स. bq की जगह लिखा है मैंने, b की जगह लिखा है 2. चलिए अब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, तो r इक्वल टू 0 एंड 1 होगा. क्यों ऐसा होता है, मैंने बताया था बिकॉज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2. बट अगेन r भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा. तो सबसे पहला इंटीजर क्या बनेगा 0, फिर 0 से बड़ा इंटीजर क्या होगा 1, और 1 के बाद 2 होता है, पर यहाँ तो बोला गया 2 से स्मॉलर होना चाहिए, तो 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी 0 एंड 1. अब एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे. कौन से इक्वेशन में, आप ये वाला इक्वेशन में r की वैल्यू पुट कर लो. तो सबसे पहला केस मिलेगा आपको, सो a इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2q और 2q प्लस 1. चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की. ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी आइदर इवन और ऑड. अब पॉजिटिव इंटीजर ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है. तो इवन कब होगा, अब मुझे पता है कि अगर ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मतलब q की जगह मैंने 1 रखा तो 2 आएगा, 2 रखूंगा तो 4 आएगा, 3 रखूंगा तो 6 आएगा. तो सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं मुझे और इवन नंबर मिल रहे हैं. सो देयरफॉर जब भी आप a इज ऑफ द फॉर्म 2q होगा देन a इज ऑलवेज क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा. अगर q की जगह मैंने 1 रख दिया सेकेंड केस में, मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, तो 1 2 इंटू 1 1 2 प्लस 1 क्या होगा 3, फिर 2 रखूंगा तो 4 प्लस 1 5, 3 रखूंगा तो 6 प्लस 1 7. तो जब भी मैं a इज इन अ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ ऑड इंटीजर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा
2q प्लस 1। मतलब हमेशा ये एक याद रखना है आपको कि अगर ऑड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा 2q प्लस 1 और इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा 2q। तो ये आपको याद रखना होगा, ये आपको हायर स्टैंडर्ड में काम आएगा कि इवन इंटीजर हमेशा 2q के मल्टीपल में रहेगा, जबकि ऑड इंटीजर हमेशा 2q प्लस 1 के मल्टीपल में रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आप इसे कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ द 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब वापस बात आ गई, वेयर अगेन q इज एनी सम पॉजिटिव इंटीजर। अब वापस बात आ गई, लास्ट टाइम तो हमने देखा कि ऑड इंटीजर सर देखा 2q प्लस 1 में था, तो ये क्यों दिखा है? तो ये बोला जाता है कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। जैसे कि अगर मैंने q इक्वल्स टू 0 रख दिया तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 है ये, तो 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, 1 और 3 मिल गया। फिर अगर q की जगह मैंने 1 रखा तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। q की जगह अगर मैंने 2 रखा तो ये होगा 9, फिर ये क्या होगा 11। तो कंजिक्यूटिव इवन ऑड इंटीजर्स मिलते हैं तो वो फॉर्म में आपको पूछा गया है कि दोनों साथ में पूछा जाए तो आप इसे कैसे करेंगे। चलिए अगेन किसका मल्टीपल दिख रहा है मुझे, देखिए यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि मल्टीपल किसका दिख रहा है, यहाँ पे q 4 का मल्टीपल दिख रहा है और बी क्यू लाने के लिए मुझे 4 चाहिए। सो देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अगेन लेट अस स्टार्ट विद द टेकिंग a where a is any positive odd integer and we apply the division algorithm with a and b equals to 4। मैंने कहा था एक एज इट इज रहेगा और b की जगह हम क्या लिखेंगे 4। चलिए अगेन सिंस r इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 4 देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या होंगे 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3। बताया था कैसे, 0 फिर 1 फिर 2, 4 से लेस देन इंटीजर्स। और अब मेरा एल्गोरिदम क्या कहता है कि द यूक्लिड्स एल्गोरिदम इज a इक्वल्स टू 4q प्लस r होगा। अब r की जगह पे आप अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पे आप r की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले 0 रखेंगे तो 4q, 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 4q प्लस 2 और 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3। चलिए मुझे जो आंसर है उसमें तो ये दोनों यूज़ करने हैं, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बात आती है ये नंबर और ये नंबर का हम क्या करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या करना है हमको, सबसे पहले कि however since a is an odd, a cannot be 4q or 4q plus 2 since they are both divisible by 2। आप इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देखो इसे डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 2q आंसर आएगा, इसे भी डिवाइड करूंगा 2 से तो 2q प्लस 1 आंसर आएगा। मतलब बोथ डिविजिबल बाई 2 है। अगर 2 से डिविजिबल हैं तो मतलब कौन से नंबर हो गए इवन, और मुझे कौन सा नंबर बोला गया था ऑड फाइंड करने के लिए, मतलब ये वाले दो केस तो आपके कैंसिल हो गए। सो बाय डिफॉल्ट अब बच के कितने गए, दो केसेस। देयरफॉर यू कैन डायरेक्टली से दैट every odd integer is in a form of 4q plus 1 और 4q plus 3। चलो पॉजिटिव वर्ड अगर नहीं होता ना तो यहाँ पे 4q माइनस 1 भी आ सकता है कहीं कहीं केसेस में, 4q माइनस 1 एंड 4q प्लस 1, बट वहाँ पे ये डिस्कशन नहीं बोला गया है नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए हमेशा आपको क्या लेना होगा 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चंस। आपको करना क्या है, हर बार जो मल्टीपल बोला गया उसकी जगह b ले लो, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या मिल जाएगा r मिल जाएगा। r मैंने कहा था 0 से स्टार्ट करो और उससे स्मॉलर b से स्मॉलर तक के सारे इंटीजर नंबर ले लो और इस एल्गोरिदम बना लो इस तरीके से, और उसमें वैल्यू पुट करने पे आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 का मल्टीपल है तो इवन है, बाकी सारे केसेस ऑड में चले जाएंगे। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट एक लास्ट एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से पहले का, उसे डिस्कस करेंगे। चलिए जो लास्ट एग्जांपल है एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को भी HCF LCM के फॉर्मेट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मुझे दिया गया है एग्जांपल नंबर 4, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट टू stack them in a such a way that each stack has the same number of and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of the burpees that can be placed in each stack for this purpose? अब मेरे पास क्या बोला गया है कि
420 काजू बर्फीज, 130 बादाम बर्फीज। चलो मेरे पास एक ट्रे है, उसमें उसको स्टैक करना है, बट इस तरीके से कि हर एक स्टैक में सेम नंबर की बर्फीज होनी चाहिए, मतलब अगर 50 है तो 50, 25 है तो 25, एंड सबसे लीस्ट एरिया वो ट्रे का ऑक्यूपाई करे मुझे देखना। मतलब ये कैसा होगा, ऐसा कि आपके पास ऐसी एक ट्रे है, ऐसे आपको ऐसे स्टैक करते जाना है, इस तरीके से एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करेंगे इस तरीके से लाइन में। तो ऐसे कैसे स्टैक करूँ ताकि वो मिनिमम एरिया कवर करे, मतलब इधर तक में अरेंज हो जाना चाहिए, इतना एरिया खाली हो जाना चाहिए। तो उसे हम एक के ऊपर, आप स्टैकिंग कैसे करते हैं, अपने बर्फी वाले के वहाँ देखा होगा, मिठाई वाले का एक के ऊपर ऐसे बर्फीज रखे जाते हैं, तो ऐसे उसमें स्टैकिंग करके लीस्ट एरिया में अरेंज करना है। तो ऐसे वो कैसे स्टैक करें ताकि मैक्सिमम बर्फी इन ईच स्टैक वो कैसे रखेंगे, मतलब हर एक स्टैक में वो कैसे बर्फीज रखें ताकि वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करे ट्रे के अंदर। तो चलो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग कि फॉर सॉल्यूशन नाउ to do it systematically we will find the HCF of these two number 420 and 130। क्यों ऐसा कर रहा हूँ उसका रीज़न देखो, because then the number of the will gives the maximum numbers of the burfies in each stack and the number of stacks will be the least, then the area of the tray that is used up will be the least। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं ऐसा करता हूं कि ट्रे में मैं इन दोनों का HCF, मतलब कॉमन नंबर ऑफ बर्फीज कितनी निकालूंगा वो निकालूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि सपोज मुझे बोला जाए कि एक स्टैक है मेरा, इसमें मैक्सिमम इतनी बर्फीज रख सकता हूं, तो मतलब इससे ज़्यादा बर्फी अब इसमें आएगी नहीं। तो आप ऐसे रखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ तक मैं रख सकता हूँ बर्फी। अब जब मैक्सिमम प्लेस ऑक्यूपाई करेगा तो एरिया क्या यूज़ करेगा, मिनिमम। समझ में आया कैसे करना है कि आप मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे तो आपका स्पेस क्या यूज होगा, मिनिमम। तो इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, HCF ऑफ 420 एंड 130। चलिए क्या यूज करूंगा, सो अगेन वी विल यूज द यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो A क्या होगा 420 एंड B क्या होगा 130। ये हो जाएगा आपका A और ये हो जाएगा आपका B। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ विल गेट 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो अब 130 को मुझे पहले लिखना होगा यहाँ पे प्लेस पे, और 30 को मुझे लिखना है 130 के प्लेस पे। सो नाउ इट विल बी रिटर्न एज 130 इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, सो आई कैन राइट 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। सो रिमाइंडर 0 हो गया मेरा, सो डिवाइजर मेरा क्या है 10, सो नाउ HCF विल बिकम दैट डिवाइजर। सो वी कैन से the HCF of 420 and 130 will be 10. So what you can decide, the sweet seller can make stack of 10 for both kind of burfis। वो 10 stacks बना सकता है both burfis का, ताकि वो least area occupy करे एक tray के अंदर। So this is the fourth example of your textbook exercise। next video में हम इसकी first exercise 1.1 को solve करेंगे। So for watching this video, thank you very much। next video में हम जल्दी मिलेंगे।